मान लीजिए कि सब कुछ बिल्कुल सही किया जा रहा है। मतलब कोई इंसान रोजाना ऑर्गेनिक सलाद खा रहा है, जिम में पसीना बहा रहा है, दिन भर में बहुत सारा पानी पी रहा है और कैलोरी भी गिन रहा है। हाँ, ये तो आज की बहुत ही आम दिनचर्या है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी वो लगातार थकान महसूस करता है, उसे भयंकर एसिडिटी होती है, या वजन कम होने का नाम ही नहीं लेता। ये बहुत ही हताश करने वाली स्थिति होती है। तो क्या हो अगर समस्या इस बात में हो ही ना कि प्लेट में क्या है? सही कहा आपने। क्या हो अगर असली समस्या ये हो कि उसे कब और कैसे खाया जा रहा है? तो आज की इस गहरी चर्चा का हमारा मुख्य मिशन इसी सवाल का जवाब खोजना है। ये एक बहुत ही गहरा सवाल है, क्योंकि जब स्वास्थ्य की बात आती है ना, तो मॉडर्न दृष्टिकोण अक्सर क्या पर बहुत ज्यादा फोकस करता है। मतलब क्या खाना है, कौन सी नई दवा लेनी है। हाँ, फोकस हमेशा उसी पर रहता है, बिल्कुल। लेकिन कब और कैसे वाले हिस्से को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है। और देखिए, यहीं पर पुरानी या क्रॉनिक बीमारियां जन्म लेती हैं। एकदम सही। और इसीलिए आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है ना, वो कोई साधारण या आजकल का मॉडर्न डाइट प्लान नहीं है। जी। आज हमारे पास महर्षि चरक की चरक संहिता और वाग्भट की अष्टांग हृदय के बहुत ही विस्तृत नोट्स हैं। ये सिर्फ एक दिनचर्या नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्रिवेंटिव मेडिसिन सिस्टम है जिसे अब जाकर आधुनिक विज्ञान सही मान रहा है। और इस बात की पुष्टि तो 2017 में ही हो गई थी, जब नोबेल पुरस्कार, मतलब चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार, जेफरी हॉल और उनकी टीम को मिला था। हाँ, सर्केडियन रिदम वाले विज्ञान के लिए ना। बिल्कुल। उन्होंने सर्केडियन रिदम के विज्ञान को दुनिया के सामने साबित किया। उन्होंने दिखाया कि हमारे शरीर की हर एक कोशिका, चाहे वो आपके लिवर की हो या दिल की, उसके अंदर एक 24 घंटे की बायोलॉजिकल क्लॉक टिक टिक कर रही है। मतलब हर सेल का अपना एक टाइम जोन है। एकदम सही। और जब इंसान इस घड़ी के विपरीत जाता है ना, तो मोटापा, डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। महर्षि चरक ने 2500 साल पहले ही बता दिया था कि मंदाग्नि, मतलब कमजोर पाचन और शरीर के समय चक्र का टूटना ही सभी रोगों की जड़ है। ये बहुत ही दिलचस्प है। मतलब जो बात 2017 का नोबेल पुरस्कार बता रहा है, वो 2500 साल पहले ही लिख दी गई थी। ठीक है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये जानने से पहले कि हमें दिन भर में क्या करना चाहिए, मुझे लगता है हमें शरीर के समय को समझना होगा। मैं इसे एक फैक्ट्री की तरह देखता हूं जो 24 घंटे चलती है, लेकिन 3 अलग-अलग शिफ्ट्स में काम करती है। कफ, पित्त और वात। तो क्या हम इन शिफ्ट्स को थोड़ा डिकोड कर सकते हैं? ये फैक्ट्री वाली जो एनालॉजी है ना, ये बहुत ही सटीक है। देखिए, आयुर्वेद ने दिन और रात के पूरे 24 घंटों को 6 हिस्सों में बांटा है। अच्छा, 6 हिस्सों में। हाँ, तो दिन की जो पहली शिफ्ट होती है वो सुबह 6 बजे से 10 बजे तक होती है, जिसे कफ काल कहते हैं। अगर आप प्रकृति को देखें तो इस समय ओस होती है, ठंडक होती है ना? हाँ, सुबह-सुबह एक भारीपन और ठंडक तो होती ही है। बिल्कुल। और शरीर भी इसी तरह भारी, धीमा और शांत होता है। पाचन तंत्र अभी पूरी तरह से जागा नहीं होता है। मतलब इस समय हमारा मेटाबॉलिज्म अपनी सबसे धीमी गति पर काम कर रहा होता है। एकदम सही। फिर सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक पित्त काल आता है। यह वो समय है जब सूरज आसमान में सबसे ऊपर होता है। हाँ, धूप एकदम तेज होती है। और शरीर के अंदर की अग्नि, या कहें कि पाचन शक्ति, वो भी अपने चरम पर होती है। अगर हम इसे मॉडर्न क्रोनोबायोलॉजी के नजरिए से देखें, तो विज्ञान भी यही मानता है कि सुबह 10 से दोपहर 2 बजे के बीच शरीर में इंसुलिन सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा होती है। अरे वाह! इसका मतलब है कि इस दौरान खाया गया खाना सबसे अच्छी तरह से पचता है और वो ऊर्जा में बदलता है, फैट में नहीं। मतलब फैक्ट्री की भट्टी इस वक्त पूरी तरह सुलग रही होती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसके बाद दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक वात काल शुरू होता है। वात का मतलब है हवा, गति, मूवमेंट। तो शरीर में क्या बदलाव आते हैं इस समय? इस समय हमारा नर्वस सिस्टम सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। शरीर में एक हल्कापन आता है और रचनात्मकता बढ़ती है। और फिर रात में यही तीनों शिफ्ट्स बिल्कुल इसी क्रम में दोहराई जाती हैं। अच्छा, मतलब शाम 6 बजे के बाद फिर से कफ काल। हाँ, शाम 6 से रात 10 बजे तक फिर से कफ काल आता है। मतलब शरीर को धीमा करने और सोने की तैयारी करने का समय। और रात 10 बजे के बाद फिर क्या होता है? रात 10 बजे से सुबह 2 बजे तक फिर से पित्त काल आता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर है। कैसा अंतर? दिन के पित्त काल में हमारी जो ऊर्जा है वो खाना पचाने में लगती है, जबकि रात के पित्त काल में वही ऊर्जा शरीर की गहरी मरम्मत और लिवर को डिटॉक्स करने में लगती है। ओहो,
मतलब सिस्टम की अंदरूनी सफाई चल रही होती है। बिल्कुल। और अंत में सुबह 2 बजे से 6 बजे तक फिर से वातकाल आता है, जो मल त्याग और जागने का सबसे प्राकृतिक समय माना जाता है। अब जब बात जागने की आई गई है ना, तो स्रोत सामग्री में लिखा है कि वातकाल के अंत में यानी सुबह 4:30 बजे के आसपास ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अब मैं यहाँ थोड़ा यथार्थवादी होना चाहता हूँ। हाँ, बताइए। देखिए, सुबह 4:30 बजे उठना, ये सुनकर ही आजकल के लोगों का आधा तनाव तो वैसे ही बढ़ जाता है। हाँ, ये तो है। लोग रात रात भर स्क्रीन के सामने काम करते हैं, तो क्या ये 4:30 बजे वाला नियम आज के समय में वाकई कोई साइंटिफिक आधार रखता है, या ये सिर्फ एक पुरानी परंपरा है जिसे बस ढोया जा रहा है? ये संदेह होना बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम इसके पीछे के सेल्यूलर मैकेनिज्म को समझें ना, तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। 4:30 बजे दिमाग का ग्लिम्फेटिक सिस्टम अपनी सफाई प्रक्रिया के अंतिम और सबसे प्रभावी चरण में होता है। रुकिए एक मिनट, ये ग्लिम्फेटिक सिस्टम क्या है और ये कैसे काम करता है? देखिए, जैसे शरीर में गंदगी साफ करने के लिए लिम्फेटिक सिस्टम होता है ना, वैसे ही दिमाग का अपना एक अलग कचरा प्रबंधन तंत्र है, जिसे ग्लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। रात में सोते समय दिमाग की कोशिकाएं थोड़ी सिकुड़ जाती हैं। अच्छा, सिकुड़ जाती हैं। हाँ, जिससे उनके बीच थोड़ी खाली जगह बन जाती है। फिर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इस जगह में बहता है और उन विषैले प्रोटीन्स को, जैसे एमाइलॉइड प्लाक, उन्हें धोकर बाहर निकालता है। यही वो प्रोटीन्स हैं जो आगे चलकर अल्जाइमर जैसी बीमारियां पैदा करते हैं। अरे बाप रे! और सुबह 4:30 बजे तक ये धुलाई पूरी हो चुकी होती है। ये तो सच में दिमाग को वॉश करने जैसा है, मतलब एक तरह की डीप क्लीनिंग हो रही है अंदर। इतना ही नहीं, इसी समय शरीर में प्राकृतिक रूप से कोर्टिसोल अवेकनिंग रिस्पॉन्स शुरू होता है। शरीर मेलेटोनिन यानी जो नींद का हार्मोन है उसे कम करता है और कोर्टिसोल को बढ़ाता है, ताकि इंसान पूरी तरह अलर्ट हो सके। मतलब ये शरीर का अपना इनबिल्ट अलार्म है। बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति सुबह 8 या 9 बजे उठता है ना, तो वो इस प्राकृतिक अलार्म को मिस कर देता है और स्लीप इनर्शिया या दिन भर भारीपन का शिकार हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि देर से उठने पर हम अपने ही शरीर की लय के खिलाफ जा रहे हैं। अब स्रोत सामग्री सुबह 4:30 से 9 बजे तक की पूरी दिनचर्या को बहुत ही बारीकी से समझाती है। जी। सबसे पहले सुबह 5 बजे ऊषापान का जिक्र है, मतलब तांबे के बर्तन में रखा पानी पीना। क्या सिर्फ तांबे का पानी पीने से वाकई कोई इतना बड़ा फर्क पड़ता है? इसका विज्ञान बहुत ही ठोस है। देखिए, जब पानी को तांबे के बर्तन में रखा जाता है ना, तो उसमें एक ओलिगोडायनामिक इफेक्ट होता है। तांबे के आयन पानी में घुल जाते हैं, जो खतरनाक माइक्रोब्स को खत्म कर देते हैं। अच्छा। और जब सुबह खाली पेट लगभग 500 मिलीलीटर ये पानी पिया जाता है, तो ये हमारी आंतों को स्टिमुलेट करता है और सेल्यूलर लेवल पर मेटाबॉलिज्म को 24 से 30% तक बढ़ा देता है। मतलब शरीर रूपी मशीन का इंजन एकदम चालू हो गया। बिल्कुल। इसके बाद जो स्क्रिप्ट है वो मलत्याग और मुख शुद्धि की ओर बढ़ती है। सुबह 5:15 बजे इसमें एक बहुत ही खास चीज पर जोर दिया गया है, जीभ को साफ करना या टंग स्क्रैपिंग। आजकल ज्यादातर लोग सिर्फ ब्रश करते हैं और निकल जाते हैं। जीभ साफ करना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि जीभ का जो पिछला हिस्सा होता है ना, वो एनारोबिक बैक्टीरिया का सबसे बड़ा घर होता है। रात भर में शरीर क्या करता है कि पाचन तंत्र की जो भी गंदगी है उसे जीभ पर एक सफेद परत के रूप में छोड़ देता है। हाँ, वो सफेद परत सुबह सुबह अक्सर दिखती है। बिल्कुल। विश्व स्वास्थ्य संगठन और कई डेंटल शोध ये मानते हैं कि कॉपर टंग स्क्रैपर से जीभ साफ करने से 85% सांसों की बदबू दूर होती है। लेकिन इससे भी बड़ी बात एक और है। वो क्या? अगर ये परत साफ न की जाए ना, तो आप जो भी पहला खाना खाएंगे उसके साथ ये सारा बैक्टीरिया वापस आंतों में चला जाएगा और आपके गट माइक्रोबायोम को पूरी तरह तबाह कर देगा। ये तो बहुत ही तार्किक बात है। मतलब जो गंदगी शरीर ने बाहर निकाली उसे वापस सिस्टम में जाने से रोकना है। एकदम सही। इसके बाद 5:30 बजे कवल या ऑयल पुलिंग का जिक्र आता है, मतलब 10 से 15 मिनट तिल या नारियल का तेल मुंह में घुमाना। आजकल तो ये सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंड भी कर रहा है। हाँ, बहुत लोग कर रहे हैं। लेकिन ये काम कैसे करता है? मतलब तेल ही क्यों, पानी क्यों नहीं घुमा सकते हम मुंह में? यहाँ असल में रसायन विज्ञान काम आता है। देखिए, बैक्टीरिया की जो बाहरी दीवार होती है, जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, वो लिपिड्स यानी फैट से बनी होती है। अच्छा, फैट से? हाँ, और विज्ञान का एक बहुत ही सामान्य नियम है कि फैट को खींचता है। तो जब मुंह में तेल घुमाया जाता है ना, तो कैविटी पैदा करने वाले बैक्टीरिया
विशेष रूप से स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस उस तेल से चिपक जाते हैं और फिर उन्हें शरीर से बाहर थूक दिया जाता है। अरे वाह। और 2009 के एक रिसर्च के अनुसार रोजाना ऐसा करने से मुंह के हानिकारक बैक्टीरिया 33% तक कम हो जाते हैं। ये सिर्फ कोई इंटरनेट ट्रेंड नहीं है, बल्कि माइक्रोबायोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल है। चलिए, मुंह साफ हो गया, अंदरूनी तंत्र साफ हो गया, लेकिन शरीर तो रात भर से स्थिर था। अब इस मशीन को गति कैसे दी जाए? स्क्रिप्ट में इसके बाद 6:45 से 6:45 के बीच नस्य, अभ्यंग और व्यायाम का समय आता है। बिल्कुल। नस्य का सीधा सा मतलब है नाक में अणु तेल या तिल के तेल की 2 बूंदें डालना। आयुर्वेद में नाक को दिमाग का दरवाजा माना जाता है और ये तेल धूल और वायरस के खिलाफ एक ढाल बन जाता है। उसके बाद आता है अभ्यंग, यानी शरीर पर तेल की मालिश करना। मालिश रोजाना? हाँ, क्योंकि त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। जब हम तेल मालिश करते हैं तो त्वचा की नीचे मौजूद जो लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम है वो 65% तक बेहतर काम करने लगता है। कमाल है। और फिर व्यायाम की बात आती है, लेकिन स्रोत में एक बहुत ही अजीब बात लिखी है, अर्धशक्ति तक व्यायाम करना, मतलब अपनी आधी क्षमता तक ही वर्कआउट करना। जी। आजकल तो जिम संस्कृति में ये सिखाया जाता है कि जब तक बेहोश ना हो जाओ तब तक पसीना बहाओ। वो कहते हैं ना, नो पेन नो गेन। तो ये आधी क्षमता वाला नियम क्या है? देखिए, ये जो नो पेन नो गेन वाली बात है ना, ये एक बहुत ही भ्रामक धारणा हो सकती है। आयुर्वेद कहता है कि व्यायाम का मुख्य उद्देश्य शरीर को ऊर्जा देना है, उसे तोड़ना नहीं। जब कोई अपनी क्षमता से बहुत ज्यादा व्यायाम करता है तो शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और कॉर्टिसोल खतरनाक स्तर तक बढ़ जाता है। इससे आपकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। अर्धशक्ति का मतलब बस इतना है कि तब रुक जाना जब माथे और कांख में यानी आर्मपिट्स में हल्का पसीना आ जाए और सांस थोड़ी तेज होने लगे। ये दृष्टिकोण सच में बहुत संतुलित है। अब शरीर पूरी तरह से साफ हो चुका है, नहा धो के तैयार है। यहां पर आकर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। कैसे? मतलब फैक्ट्री एकदम तैयार है, तो अब इसमें ईंधन कैसे और कब डाला जाए? क्योंकि आज की दुनिया का रूटीन तो बिल्कुल उल्टा है। हाँ, वो तो है। लोग सुबह जल्दी जल्दी भागते हुए सिर्फ एक ब्रेड खा लेते हैं, दोपहर को मीटिंग्स के बीच में कोई सैंडविच निगल लेते हैं और रात को परिवार के साथ बैठकर सबसे भारी खाना खाते हैं, जैसे पिज्जा या कोई भारी करी। लेकिन हमारी स्रोत सामग्री इसकी बिल्कुल विपरीत बात कह रही है। और यहीं पर इंसान अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ कर रहा है। चरक के आहार विज्ञान के अनुसार सुबह 7 से 9 बजे के बीच नाश्ता हो जाना चाहिए। ये कफ काल है, इसलिए नाश्ता हल्का, गरम और थोड़ा स्निग्ध होना चाहिए। रुकावट के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन ये स्निग्ध से यहाँ क्या मतलब है? क्या हम घी या मक्खन जैसी चीजों की बात कर रहे हैं? हाँ, स्निग्ध का मतलब है स्वस्थ वसा, यानी हेल्दी फैट से युक्त, जैसे थोड़ा सा घी। कफ काल में शरीर को रूखी चीजें नहीं चाहिए होती हैं। अच्छा। सुबह का नाश्ता दलिया या मूंग की खिचड़ी जैसा होना चाहिए। अब देखिए, इस समय बहुत से लोग ठंडी चीजें खाते हैं, जैसे फ्रिज से निकला एकदम ठंडा जूस, कच्चा सलाद या बर्फ वाली स्मूदी। हाँ, बहुत लोग सुबह सुबह स्मूदी पीते हैं। कफ काल में इतनी ठंडी चीजें पेट की अग्नि को पूरी तरह बुझा देती हैं और वात को बढ़ा देती हैं। तो अगर नाश्ता हल्का रखना है तो दिन का सबसे बड़ा खाना कब खाया जाए? दोपहर 12 से 1:30 बजे के बीच। दोपहर में? हाँ, क्योंकि ये पित्त काल का चरम है। सूरज आसमान में सबसे ऊपर है और पेट में गैस्ट्रिक जूस और लिवर से निकलने वाला जो बाइल एसिड है वो अपने अधिकतम स्तर पर होता है। ये दिन का वो समय है जब शरीर भारी से भारी भोजन को भी बहुत आसानी से पचा सकता है। लेकिन यहाँ एक व्यवहारिक सवाल उठता है। अगर दोपहर 1 बजे कोई बहुत भारी खाना खा ले तो क्या उसे ऑफिस में भयंकर नींद नहीं आएगी, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं फूड कोमा? ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों में। फूड कोमा ज्यादा खाने से उतना नहीं आता जितना गलत कॉम्बिनेशन खाने से और ब्लड शुगर के एकदम से बढ़ने यानी स्पाइक होने और फिर क्रैश होने से आता है। अच्छा, तो शुगर क्रैश की वजह से नींद आती है? बिल्कुल। अगर सही अनुपात में संतुलित भोजन लिया जाए ना, तो तेज पित्त अग्नि उसे तुरंत ऊर्जा में बदल देती है, सुस्ती में नहीं। और इसी अनुपात को समझाने के लिए चरक के 8 विशेष नियम या आहार विधि विशेषायतन आते हैं। इनमें ये मात्रा यानी क्वांटिटी का जो नियम है वो मुझे सबसे ज्यादा तार्किक लगा। मात्रा का नियम दरअसल पाचन की भौतिकी पर आधारित है।
फिजिक्स ऑफ डाइजेशन। चरक कहते हैं कि पेट का 1/3 हिस्सा ठोस भोजन के लिए, 1/3 हिस्सा तरल के लिए यानी लिक्विड के लिए, और 1/3 हिस्सा बिल्कुल खाली छोड़ देना चाहिए। खाली क्यों? ये खाली जगह वायु के लिए होती है, हवा के लिए। इसे समझने के लिए मुझे लगता है वॉशिंग मशीन की एनालॉजी बहुत सटीक बैठती है। हाँ, बताइए। अगर किसी वॉशिंग मशीन को हम कपड़ों से बिल्कुल ऊपर तक ठूस कर भर दें और उसमें पानी या घूमने की कोई जगह ही ना छोड़ें, तो वो मशीन घूम ही नहीं पाएगी और कपड़े गंदे ही बाहर निकलेंगे। हाँ, हमारा पेट भी तो एक चर्निंग मशीन ही है ना। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है। अगर पेट को 100% भर दिया जाए तो पाचक रसों को भोजन के साथ मिलने और उसे मथने की, चर्न करने की जगह ही नहीं मिलेगी। और दिलचस्प बात यह है कि दुनिया में जो लोग सबसे लंबा जीवन जीते हैं ना, जैसे जापान के ओकिनावा द्वीप के लोग, हाँ, ब्लू जोन्स वाले। हाँ, उनका भी बिल्कुल यही नियम है। वे इसे हारा हाचीबू कहते हैं, जिसका मतलब है पेट को सिर्फ 80% तक भरना। मॉडर्न साइंस अब जाके इसे कैलोरिक रेस्ट्रिक्शन कहकर प्रमोट कर रहा है। कमाल है। इसके अलावा स्क्रिप्ट में करण यानी खाने को पकाने के तरीके का भी जिक्र है। ये बहुत चौंकाने वाला है कि कैसे सिर्फ एक तड़का लगाने से खाने का पूरा विज्ञान बदल जाता है। जी हाँ, आयुर्वेद में कच्चा खाने से बहुत बेहतर पकाया हुआ खाना माना गया है। जब गरम घी या तेल में जीरा, हींग और हल्दी का तड़का लगाया जाता है ना, तो सेल्यूलर लेवल पर एक प्रतिक्रिया होती है। कैसी प्रतिक्रिया? गर्मी के कारण मसालों के अंदर छिपे इसेंशियल ऑयल्स बाहर आ जाते हैं। ये ऑयल्स भोजन के पोषक तत्वों को इस तरह से तोड़ देते हैं कि शरीर के लिए उनका अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन 3 से 5 गुना तक बढ़ जाता है। ये सिर्फ स्वाद के लिए नहीं है, ये तो एक प्रॉपर केमिकल रिएक्शन है। बिल्कुल है। और एक नियम उपयोग संस्था का भी है। मतलब खाना कैसे खाया जाए, गरम खाना, अच्छी तरह चबाना, और सबसे महत्वपूर्ण बात, बिना ध्यान भटकाए खाना। आजकल तो टीवी या मोबाइल देखे बिना खाने का एक निवाला गले से नीचे नहीं उतरता लोगों के। इसका क्या नुकसान होता है? इसका बहुत सीधा नुकसान हमारे हार्मोन्स पर पड़ता है। देखिए, जब कोई इंसान फोन देखते हुए खाना खाता है तो उसका नर्वस सिस्टम ध्यान भटका हुआ होता है। पेट से दिमाग तक एक सिग्नल जाता है जो लेप्टिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है। यही लेप्टिन दिमाग को बताता है कि बस अब पेट भर गया है। जब ध्यान टीवी पर होता है ना, तो ये लेप्टिन सिग्नल लेट रजिस्टर होता है दिमाग में। अच्छा, सिग्नल पहुंचने में देरी होती है। और रिसर्च बताती है कि इसी देरी की वजह से इंसान अनजाने में 30% ज्यादा खाना खा लेता है। ओहो, 30% ज्यादा। चलिए अब दिन ढलने की बात करते हैं। दिन भर शरीर की फैक्ट्री में हमने एकदम सही ईंधन डाल दिया, लेकिन अब इस फैक्ट्री को सुरक्षित तरीके से बंद कैसे किया जाए, वाइंड डाउन कैसे किया जाए ताकि कोई खराबी ना आए। शाम और रात की दिनचर्या में क्या बदलाव आते हैं? शाम के समय जब फिर से बात काल आता है तो शरीर को थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। कोई हल्का स्नैक या हर्बल चाय ली जा सकती है। ठीक है। लेकिन जो रात का भोजन है वो सूर्यास्त के आसपास यानी 7:30 बजे से पहले हो जाना चाहिए। और ये दिन का सबसे हल्का भोजन होना चाहिए, जैसे शायद थोड़ी सी खिचड़ी या सूप। लेकिन भारी खाना रात को क्यों नहीं खा सकते? मतलब अगर कोई रात को पनीर या भारी दालें खा ले तो शरीर के अंदर होता क्या है? देखिए, जैसे ही सूरज ढलता है ना, शरीर की पित्त अग्नि धीमी होने लगती है। अगर आप रात को भारी प्रोटीन या फैट खाएंगे तो वो पचता नहीं है, बल्कि आंतों में पड़ा पड़ा सड़ता रहता है। सैल्क इंस्टीट्यूट के डॉक्टर सचिन पांडा का शोध भी बिल्कुल यही बताता है कि रात को देर से भारी खाना खाने से नींद के दौरान इंसुलिन हार्मोन बेतहाशा बढ़ जाता है और नतीजतन शरीर उस सारे खाने को सीधे फैट में बदलकर जमा कर लेता है। और यहीं पर मुझे स्क्रिप्ट का वो शतपदी यानी 100 कदम चलने का नियम बहुत ही कमाल का लगा। खाने के बाद तुरंत सो जाना बहुत आम आदत है लोगों की, लेकिन इससे बचा कैसे जाएं? चरक संहिता का इसमें एकदम स्पष्ट निर्देश है कि खाने के बाद 10 मिनट वज्रासन में बैठें और फिर कम से कम 100 कदम टहलें। 100 कदम? हाँ, मॉडर्न स्पोर्ट्स मेडिसिन ने भी इसका बहुत अध्ययन किया है। उन्होंने पाया कि खाने के बाद सिर्फ 10 से 15 मिनट की हल्की वॉक से मांसपेशियों को ऊर्जा मिलती है, जिससे ब्लड शुगर का जो स्पाइक है वो 22% तक कम हो जाता है। अरे वाह, ये तो बिना किसी दवा के शुगर कंट्रोल करने का एकदम अचूक तरीका है। और इसके बाद फिर रात की नींद का विज्ञान शुरू होता है। रात 9 बजे डिजिटल डिटॉक्स और 10 बजे तक हर हाल में सो जाना। हाँ, और ये शायद पूरे दिन का सबसे अहम कदम है। जैसा हमने शुरुआत में कहा था ना, रात 10 बजे से सुबह 2 बजे तक फिर से पित्तकाल होता है। ये लिवर के डिटॉक्सिफिकेशन का समय है। अगर कोई व्यक्ति रात 11 बजे या 12 बजे तक वेब सीरीज देख रहा है और जाग रहा है,
तो लिवर वो जरूरी सफाई नहीं कर पाता। फिर शरीर में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं जो अगले दिन थकान और चिड़चिड़ेपन के रूप में सामने आते हैं। और स्रोत सामग्री ये भी कहती है कि सोते समय हमेशा बाईं यानी लेफ्ट साइड सोना चाहिए। ऐसा क्यों? इसके पीछे तो एकदम प्योर एनाटॉमी और ग्रेविटी का विज्ञान है। कैसे? इंसान का पेट शरीर में बाईं तरफ थोड़ा झुका हुआ होता है। तो जब कोई बाई करवट सोता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण पेट का एसिड नीचे की तरफ ही रहता है। लेकिन अगर आप दाई करवट सोएंगे तो वो एसिड ऊपर फूड पाइप में आ सकता है। अच्छा, और उसी से जलन होती होगी? बिल्कुल, जिससे सीने में जलन या एसिड रिफ्लक्स होता है। तो ये सिर्फ आराम का कोई मामला नहीं है, बल्कि एसिडिटी को रोकने का एक पूरी तरह से प्राकृतिक तरीका है। अब मैं उस हिस्से पर आना चाहता हूं जिसे विरुद्ध आहार या इनकम्पैटिबल फूड्स कहा गया है। मुझे लगता है कि ये वो क्षेत्र है जहां हमारी आधुनिक जीवन शैली में सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। हाँ, बिल्कुल होती हैं। स्क्रिप्ट में 10 ऐसी गलतियों का जिक्र है जो त्वचा रोग और शरीर में सूजन यानी इन्फ्लेमेशन की पक्की गारंटी है। इनमें से सबसे आम गलतियां कौन सी हैं जो लोग रोज कर रहे हैं? सबसे आम और मैं कहूंगी सबसे खतरनाक गलती है दूध के साथ खट्टे फल खाना। जैसे लोग स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक पीते हैं या फ्रूट कस्टर्ड खाते हैं। हाँ, वो तो बहुत पसंद किया जाता है। देखिए, दूध एक प्रोटीन है और खट्टे फल एसिडिक होते हैं। जब दोनों पेट में एक साथ जाते हैं ना, तो एसिड की वजह से दूध पेट में जाकर फट जाता है। ओहो। इससे हमारे पाचन एंजाइम्स पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं, जिससे भयंकर ब्लोटिंग होती है और टॉक्सिन्स बनते हैं। और दूसरी गलती? दूसरी गलती है रात को दही खाना। दही स्वभाव से भारी और कफ बढ़ाने वाला होता है। रात को इसे खाने से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बलगम यानी म्यूकस बनता है और शरीर में सूजन बढ़ती है। और ये जो खाने के तुरंत बाद ठंडा पानी पीने की आदत है, मतलब रेस्टोरेंट में तो हम जाते हैं तो सबसे पहले बर्फ वाला पानी ही सर्व किया जाता है। ये तो शरीर के साथ सबसे बड़ा अन्याय है। इसे आप ऐसे समझिए जैसे किसी खौलते हुए गर्म इंजन ऑयल में आपने अचानक बर्फ का पानी डाल दिया हो। वो तिल तो तुरंत जम जाएगा। बिल्कुल, यही हमारे पेट में होता है। खाने के अंदर मौजूद फैट ठंडे पानी के संपर्क में आते ही जम जाता है, कोएगुलेट हो जाता है। उसे पचाना शरीर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और जो हमारी पाचन अग्नि है वो पूरी तरह बुझ जाती है। बाप रे। इसके अलावा खड़े होकर खाना या चलते फिरते खाना भी बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि इससे खून का जो बहाव है वो पेट के बजाय पैरों की तरफ चला जाता है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटा जाए तो इसका आखिर मतलब क्या निकलता है? इतने सारे नियम, शरीर के क्लॉक, आहार के तरीके, हम स्वास्थ्य के इस असली अर्थ तक कैसे पहुंचे? अगर हम चरक संहिता के इस पूरे विज्ञान को निचोड़े ना, तो 5 महासूत्र या कहें कि गोल्डन रूल्स सामने आते हैं। कौन से हैं वो 5? पहला, ब्रह्म मुहूर्त में समय पर उठना, जो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक को प्रकृति के साथ सिंक करता है। दूसरा, सही आहार लेना, यानी सही समय, सही मात्रा, वो 1/3 खाली पेट वाला नियम और सही कॉम्बिनेशन। हाँ। तीसरा, रोजाना अपनी आधी क्षमता तक व्यायाम करना। चौथा, अपनी इंद्रियों की रोजाना सफाई करना, जैसे जीभ साफ करना, ऑयल पुलिंग। और 5वां, रात 10 बजे से पहले समय पर नींद लेना, ताकि लिवर खुद को डिटॉक्स कर सके। और क्या ये 5 साधारण से नियम आज के समय में वाकई काम करते हैं? बिल्कुल करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है। उनका कहना है कि 80% हृदय रोग, स्ट्रोक और टाइप 2 डायबिटीज को किसी चमत्कारिक दवा से नहीं, बल्कि केवल एक सही लाइफस्टाइल से रोका जा सकता है। 80%, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, ये जो बीमारियां हमें डराती हैं ना, ये कोई अचानक होने वाली घटनाएं नहीं हैं। ये हमारी अपनी बिगड़ी हुई दिनचर्या का ही नतीजा है। ये बात सच में बहुत गहरी है। हम सब अक्सर समाधान बाहर खोजते हैं। हम आधुनिक बीमारियों के इलाज के लिए बड़े बड़े अस्पतालों के चक्कर काटते हैं, हजारों के टेस्ट करवाते हैं और महंगी दवाओं पर लाखों खर्च कर देते हैं। हम इंतजार करते हैं कि शरीर टूट जाए ताकि किसी मशीन में कोई समस्या नजर आए। लेकिन जी, क्या हो अगर इंसानियत की सबसे उन्नत मेडिकल तकनीक किसी अस्पताल की मशीन में नहीं, बल्कि हमारी उस साधारण सी दिनचर्या में छुपी हो, जिससे हम बहुत पहले ही भूल चुके हैं? शायद असली मॉडर्न साइंस वही है जो 2500 साल पहले लिखा गया था। इसलिए अगली बार जब रात को 11 बजे आपके फ्रिज का दरवाजा खुले ना, तो इस बात पर जरूर विचार कीजिएगा कि आपके शरीर की वो जैविक घड़ी
अंदर आपसे क्या कह रही होगी।